हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल GK के। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम से रिलेटेड मॉडल सेट को देखने वाले हैं। यह हमारा मॉडल सेट नंबर 10 है। इससे पहले हम लोग 9 मॉडल सेट को देख चुके हैं। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और इन सभी वीडियो में हम लोग GK, GS और हिंदी के 75 प्रश्नों को देखते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? सही उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं। सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, जबकि हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा। मौलिक कर्तव्य जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य को 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और यह जो मौलिक कर्तव्य है वो हमारे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के क में वर्णित है। अगला प्रश्न, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, ऑप्शन है, क्षमा प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे या अध्यादेश जारी करे। सही उत्तर हो जाएगा न्यायालय की न्यायाधीशों को हटाए। भारत के राष्ट्रपति न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हटाने का अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न को देखते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि? सही उत्तर हो जाएगा इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा जो होता है वो एक अस्थायी सदन होता है। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO के द्वारा राष्ट्रीय आय को आकलन किया जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरा स्तंभ के रूप में जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन यानी WTO को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में तीसरे स्तंभ के रूप में माना जाता है। WTO पहले क्या था? तो नाटो था। तो WTO अस्तित्व में कब आया? तो 1945 में WTO अस्तित्व में आया। अगला प्रश्न हमारा, मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? मिलेनियम विकास लक्ष्य में किसे शामिल नहीं किया गया है? आपके ऑप्शन है, सही उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति। मिलेनियम जो विकास है उसमें 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर को प्राप्ति की सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक नहीं माना गया है? सही उत्तर हो जाएगा जन्म पर जीवन प्रत्याशी आयु को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो भारत में मानव विकास सूचकांक है उसमें जन्म पर जीवन प्रत्याशिता को एक घटक नहीं माना गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का कौन अवयव नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा पोषण। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में पोषण को महत्व नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न,
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन थे? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका उत्तर बताइएगा। सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे? यहाँ पे संपादक की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पे हमारा बात हो रहा है वंदे मातरम समाचार पत्र की। राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र का जो प्रथम संपादक थे वो अरविंद घोष थे। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं के सभी कालक्रम का कूट चुनिए। सही उत्तर बताइएगा। सबने अवज्ञा आंदोलन जो है वो हमारा 1930 में शुरू हुआ था। आगे होम रूल आंदोलन जो है वो हमारा 1916 में चला था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और असहयोग आंदोलन 1920 से 22। तो कालक्रम क्या हो जाएगा? सबसे पहले हमारा 1916 यानी कि 2 नंबर, सबसे पहले 2 नंबर। उसके बाद हमारा 1920 से 22 यानी कि 4 नंबर। फिर हमारा 1930 यानी 1 नंबर और उसके बाद हमारा लास्ट 3 नंबर, यानी कि 24 13 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा 24 13 यानी कि 2 4 1 3। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ घटना है, एक तरफ उसका शासनकाल है, घटना का समय है। तो ऑप्शन को चेक करते हैं। सैंडर्स हत्याकांड, तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने 1928 में कर दिए थे, यह सही है। जनरल डायर हत्याकांड, जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने सन 1932 में किए थे, यह भी सही है। अलीपुर षड्यंत्र कांड जो कि 1908 में हुआ था, यह भी सही है। अगला है काकोरी कांड 1927, यह गलत है हमारा, क्योंकि काकोरी कांड जो हुआ था वो 1925 में हुआ था। तो हमारा गलत हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर कौन सा? यही सही होगा। अगला प्रश्न, भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिगृहित किया था? सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। भारत सरकार ने राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। और हमारा राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन, जो कि हमारा राष्ट्रगान है। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किए थे। अगला प्रश्न है हमारा, उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? सही उत्तर हो जाएगा फतिमा बीबी। फतिमा बीबी जो है, जो उच्चतम न्यायालय में प्रथम भारतीय महिला न्यायाधीश बनी थी। अगला प्रश्न, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? और मनी बिल जो है हमारा आर्टिकल 110 से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा केवल लोकसभा के अध्यक्ष। किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। और इसे जो राज्यसभा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन तक रोक सकते हैं। 14 दिन के बाद वो अपने आप पारित हो जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो हम ऊपर बता चुके पहले प्रश्न में। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हमारा, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात की गई है। और अनुच्छेद 356 है हमारा राष्ट्रपति शासन लागू होना। अनुच्छेद 368 हमारा हो जाएगा भारतीय संविधान में संशोधन। और अनुच्छेद 367 के अंतर्गत 70 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया जाता था, जो कि अब खत्म हो चुका है। तो आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में कौन है? तो मेनली हमारा अनुच्छेद 352 हो जाएगा आपातकाल। अगला प्रश्न है हमारा,
राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यह हमारे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बीच मौजूद है। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? आपके ऑप्शन हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिलों में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है किन किन लोगों को? सही उत्तर हो जाएंगे लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य को। उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मतदान करते हैं। अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषा में निम्नलिखित कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? सही उत्तर हो जाएगा बांग्ला। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है जिसमें से बांग्ला बोलने वालों की संख्या भारत में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न, पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1959 में। सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत 1959 में हुई थी। अगला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में से कौन सा पूर्णतः निजी क्षेत्र है? सही उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र जो है वो पूर्णतः निजी क्षेत्र है। हम खुद से उस पर काम करते रहो, वहाँ पे हमारा खुद का शासन होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? सही उत्तर हो जाएगा केरल। भारत के केरल राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है और सबसे कम बिहार में है। अगला प्रश्न, सुंदरवन डेल्टा बनती है? सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी से। और सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन डेल्टा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुधवा नेशनल पार्क स्थित है? हर एक एग्जाम में नेशनल पार्क से क्वेश्चन रहते हैं तो आप इस टॉपिक को क्लियर कर ही लीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बिहार नहीं होगा, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? आपके ऑप्शन है झारखंड कोयला जो कि सही है, राजस्थान सल्फर यह गलत है। राजस्थान सल्फर नहीं तांबा यानी कॉपर के लिए जाना जाता है। चलिए अगले यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा हमारा राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे 30 नंबर तक हमारा जीके का प्रश्न खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हिंदी के क्वेश्चन, जीएस के क्वेश्चन की तरफ। जीएस के क्वेश्चन का पहला प्रश्न है हमारा, हम तारों को टिमटिमाते हुए देखते हैं कैसे? हम तारे को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, यह किसके कारण होता है? सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा मायोसिन। मांसपेशियों में जो प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है वो मायोसिन है। अगला प्रश्न, एक लड़का अपने पिता से कितने क्रोमोसोम विरासत के रूप में पाता है? सही उत्तर हो जाएगा 22 प्लस वाई क्रोमोसोम। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है? सही उत्तर हो जाएगा केचुआ, क्योंकि केचुआ जो है वो कृषक का यानी कि किसान का मित्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? सही उत्तर हो जाएगा काला, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं पाया जाता इसलिए हमें काला दिखाई देगा। अगला प्रश्न है हमारा,
अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा तना, क्योंकि अदरक जो है वो तना का रूपांतरण भाग है। अगला प्रश्न, वातावरण में सबसे प्रमुख गैस कौन सी होती है? सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन, क्योंकि वातावरण में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन ही पाया जाता है, जो कि 68% पाया जाता है, 78% पाया जाता है। और हमारा जो ऑक्सीजन है वो 21% पाया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना? तो 0.03%। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे हमारा IUPAC नेम बताना है, पदार्थ का IUPAC नाम बताइएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, IUPAC नाम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें मेन चैन और ब्रांच चैन को चूज करना होता है। तो मेन चैन को हम काउंट उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से हमारा जो यह ब्रांच होता है वो नज़दीक हो। तो यहाँ पे हमारा यह 1 हो गया, यह 2, 3 और 4, यानी कि टोटल 4 कार्बन परमाणु है। तो 4 कार्बन परमाणु को ब्यूटेन कहते हैं, यानी कि हम ऑप्शन छाटे तो ब्यूटेन इसमें है और ब्यूटेन पहले वाले में और ब्यूटेन तीसरे वाले में है। अब आके देख लेते हैं, तो हमारा जो मिथेल है, यह मिथाइल जो होता है वो CH3 जो जुड़ा होता है ब्रांच चैन की तरफ वह मिथाइल होता है। तो मिथाइल वो किसके साथ जुड़ा? तो मिथाइल हमारा दूसरे के साथ जुड़ा, यानी कि सही इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2-मेथिल ब्यूटेन। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? 2-मेथिल ब्यूटेन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारा, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा निकेल और क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है, इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा निकेल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा समुद्र का पानी। समुद्र का पानी विद्युत का, ऊष्मा का और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। अगला प्रश्न, प्रोड्यूसर गैस क्या है? सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जब नाइट्रोजन के साथ संयोग करता है तो हमारा प्रोड्यूसर गैस बनता है, लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ संयोग करता है तो उसे हम लोग वाटर गैस बोलते हैं। क्या बोला जाता है? वाटर गैस बोला जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, LPG में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? यानी LPG से जो गंध आता है वो कौन से पदार्थ के कारण आता है? सही उत्तर हो जाएगा एथिल मर्केप्टन। एथिल मर्केप्टन मिलाने के कारण ही LPG जो होती है वो गंध देती है। अगला प्रश्न, बिजली के लैंप का तंतु बना होता है, यानी बिजली के लैंप का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? सही उत्तर हो जाएगा टंगस्टन का, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक बिंदु है वो सबसे उच्च होता है। गलनांक बिंदु इसका कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे उच्च है। अगला प्रश्न है हमारा, किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ेगा? सही उत्तर हो जाएगा नष्ट हो जाता है। यदि हम किसी चुंबक को गर्म करते हैं तो उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लेषित डिटर्जेंट है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोडियम एन डोडेसिल। सोडियम एन डोडेसिल जो है वो हमारा कृत्रिम यानी संश्लेषित डिटर्जेंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं होता है? तो पहले देख लेते हैं बायोगैस में उपस्थित कौन कौन होता है। तो मीथेन उपस्थित होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड उपस्थित होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्लोरीन। क्लोरीन जो होता है वो बायोगैस में उपस्थित नहीं होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या है? सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन। लेकिन वही अगर बल का CGS मात्रक पूछ दे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा डाइन हो जाएगा। और एक डाइन बराबर जो होता है हमारा, एक डाइन बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन होता है। सॉरी, एक न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। क्या होता है? एक न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह से प्रयोग नहीं होता? यहाँ पे आपको हम बता दें कि रॉकेट प्रोपेलेंट जो होता है वो रॉकेट का ईंधन होता है। तो ऐसा कौन सा इनमें से है जो कि रॉकेट के ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन का उपयोग रॉकेट के ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रबर वल्केनाइजेशन यानी गंधकीकरण में प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा गंधक। सल्फर का प्रयोग वल्केनाइजेशन में किया जाता है। जब हम लोग रबर में गंधक को मिलाते हैं यानी कि सल्फर को मिलाते हैं तो रबर ज़्यादा कठोर हो जाता है। अगला प्रश्न, वह अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी को क्या नाम दिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा हब्बल दूरदर्शी। बाह्य अंतरिक्ष में स्थित रूप से अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी को हब्बल दूरदर्शी कहा जाता है। अगला प्रश्न, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? सही उत्तर हो जाएगा दृष्टिपटल या रेटिना। आँख के दृष्टिपटल या रेटिना पर हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो बनता है। और यहाँ बात कर ले एक्स्ट्रा फैक्ट की, तो आइरिस जो है वो आइरिस के कारण ही हमारे आँख के रंग का पता चलता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, पेड़ पौधे दिन में कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। पेड़ पौधे जो होते हैं वो दिन में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और इस प्रक्रिया में वो जल से H2O से ऑक्सीजन का निष्कासन करते हैं और वो छोड़ते हैं। अगला प्रश्न, कास्टिक सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और सूत्र होता है NaOH। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड यानी मास्टर ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है। अगला प्रश्न जो कि हमारे साइंस का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से पूर्णतया ऑक्सीजन रहित वस्तु कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा सीमेंट। सीमेंट जो है वो पूर्णतः ऑक्सीजन रहित वस्तु है। तो यहाँ पे हमारा जीएस का क्वेश्चन खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हिंदी के क्वेश्चन की तरफ। तो हिंदी में हम बता चुके सबसे पहले हमारा 5 नंबर का गद्यांश पूछा जाता है और गद्यांश को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए पहले गद्यांश के प्रश्नों को पढ़ते हैं। गद्यांश का पहला प्रश्न है हमारा, अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। अगला प्रश्न, विश्व के प्रमुख वाद और विचारधाराएं इस सिद्धांत में समाहित हो जाती है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जिस सिद्धांत के प्रवर्तक थे यह सिद्धांत है। अगला प्रश्न, गद्यांश में प्रयुक्त अहिंसा शब्द का विलोमार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अगले प्रश्न को देखते हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। तो चलिए अब गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश कहता है हमारा, आज हम इस असमंजस में पड़े हैं और यह निश्चय नहीं कर पाए हैं कि हम किस ओर चलेंगे और हमारा ध्येय क्या है। स्वभावतः ऐसी अवस्था में हमारे पैर लड़खड़ाते हैं। हमारे विचार में भारत के लिए और सारे संसार के लिए सुख और शांति का एक ही रास्ता है और वह है अहिंसा और आत्मवाद का। अपनी दुर्बलता के कारण हम उसे ग्रहण न कर सकें, पर उसके सिद्धांत को तो हम स्वीकार कर ही लेना चाहिए और उसके प्रवर्तन का इंतजार करना चाहिए। यदि हम सिद्धांत ही न मानेंगे तो उसके प्रवर्तन की आशा कैसे की जा सकती है। जहाँ तक मैंने महात्मा गांधी जी के सिद्धांत को समझा है वह इसी आत्मवाद और अहिंसा के, जिसे वे सत्य भी कहा करते थे, मानने वाले और प्रवर्तक थे। उसी से ही कुछ लोग आज गांधीवाद का नाम भी दे रहे हैं। यद्यपि महात्मा गांधी ने बार बार यह कहा था कि वे किसी नए सिद्धांत या वाद के प्रवर्तक नहीं हैं
और उन्होंने अपने जीवन में प्राचीन सिद्धांतों को अमल कर दिखाने का यत्न किया है। विचार कर देखा जाए तो जितने सिद्धांत अन्य देशों, अन्य काल और स्थितियों में भिन्न भिन्न नामों और धर्मों से प्रचलित हुए हैं, सभी अंतिम और मानविक अन्वेषण के बाद इसी तत्व अथवा सिद्धांत में समाविष्ट हो जाते हैं, यानी कि सत्य में। केवल भौतिकवाद इनसे अलग है। हमें असमंजस की स्थिति से बाहर निकल कर निश्चय कर लेना है कि हम अहिंसावाद, आत्मवाद और गांधीवाद के अनुयायी और समर्थक हैं, न कि भौतिकवाद के। प्रेय और श्रेय में से हमें श्रेय को चुनना है। श्रेय ही हितकर है, भले ही वह कठिन और श्रम साध्य हो। इसके विपरीत प्रेय आरंभ में भले ही आकर्षक दिखाई दे, उसका अंतिम परिणाम हमेशा अहितकर होता है। तो यहाँ पे हमने गद्यांश को कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो सही उत्तर बताइएगा। मनुष्य की अपनी दुर्बलता। अहिंसा एवं सत्य के मार्ग में मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो वो मनुष्य की अपनी दुर्बलता है। अगला प्रश्न, विश्व के प्रमुख वाद और विचारधाराएं इस सिद्धांत पर समाहित हो जाते हैं। तो कहाँ पे? घूम फिर के वो सत्य पे ही समाहित हो जाते हैं। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी जिस सिद्धांत के प्रवर्तक थे वह सिद्धांत कौन सा था? तो वो अहिंसा और आत्मवाद के सिद्धांत को मानते थे। अगला प्रश्न, गद्यांश में प्रयुक्त अहिंसा शब्द का विलोमार्थी शब्द कौन सा है? अहिंसा का उल्टा शब्द बताना है। सही उत्तर हो जाएगा हिंसा। अहिंसा का विलोमार्थी हो जाएगा हिंसा। अगला प्रश्न है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक चुनिए। शीर्षक जो होता है वो गद्यांश का केंद्र बिंदु होता है, यानी कि जो हम गद्यांश है वो किस बात पे बताया गया है। सही उत्तर हो जाएगा अहिंसा और आत्मवाद। यह जो गद्यांश है वो अहिंसा और आत्मवाद पे टिका हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नांकित शब्दों में अनेकार्थी शब्द कौन है? आपके ऑप्शन है घास, पत्र, गाय, घोड़ा। सही उत्तर हो जाएगा पत्र। पत्र जो है वो अनेकार्थी शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में एकार्थी शब्द कौन है? ऑप्शन है अंक, पतंग, वृक्ष, मधु। सही उत्तर हो जाएगा वृक्ष। वृक्ष जो है वो एक अर्थी शब्द है। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रत्येक स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह कहलाता है। स्वतंत्र और सार्थक वर्ण समूह क्या कहलाता है? तो शब्द कहलाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन योग रूढ़ शब्द है? सही उत्तर हो जाएगा चक्रपाणी। चक्रपाणी जो है वो एक योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द है? घुड़सवार। घुड़सवार जो है वो एक यौगिक शब्द है। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से रूढ़ शब्द कौन है? सही उत्तर हो जाएगा महात्मा। महात्मा जो है वो एक रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न, संधि का विलोम है। तो संधि का विलोम क्या हो जाएगा? संधि में एक साथ जोड़ते हैं और विग्रह में क्या हो जाएगा? उसे अलग अलग करते हैं। सही उत्तर विग्रह। अगला प्रश्न, क्षणिक शब्द का विलोम हो जाएगा। क्षणिक यानी कुछ देर के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा शाश्वत, हमेशा के लिए। अगला प्रश्न, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द है। कृतज्ञ मतलब जो किसी के आभार को माने, और इसका सही उत्तर हो जाएगा कृतज्ञ, जो किसी के आभार को ना माने। अगला प्रश्न है, समान उदर से जन्म लेने वाला, यानी एक ही उदर से जन्म लेने वाले को क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा सहोदर। कहते हैं ना कि वो दोनों सहोदर भाई हैं। अगला प्रश्न, बाहें खिलना, बाछे खिलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अत्यंत प्रश्न होना। बाछे खिलना मुहावरे का अर्थ है अत्यंत प्रश्न होना। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सरल शब्द का समानार्थी, समानार्थी मतलब उसी का दूसरा रूप। सरल मतलब क्या होता है, सीधा, भोला, रिजू, लेकिन इसका समानार्थी नहीं है तो वो हो जाएगा हमारा चतुर। चतुर जो है वो सरल नहीं होता। अगला प्रश्न, सुरक्षा का समानार्थी शब्द कौन है? सही उत्तर हो जाएगा चौकसी। चौकसी जो है वो सुरक्षा का समानार्थी शब्द है। अगला प्रश्न, अनुज का विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? अनुज यानी छोटा भाई, जबकि अग्रज यानी बड़ा भाई। अगले प्रश्न को देखते हैं जो कि इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है। गरल का विलोम शब्द क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा सुधा। गरल का विलोम शब्द सुधा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आज का हमारा यह वीडियो ख़त्म होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।